दिल में ब्लॉकेज क्यों बन जाते हैं और इनके बनने का पता क्यों नहीं चलता, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। नागपुर और छिंदवाड़ा में बुखार और किडनी फेल होने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। वजह बताई जा रही है एक्यूट इंसेफेलाइटिस, हालांकि अभी पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ है। सेहत की दूसरी सेगमेंट में जानेंगे ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस है क्या और ये कैसे फैलता है और ये इतना जानलेवा क्यों है। परिणीति चोपड़ा ने हाल फिलहाल में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है और डिनर में टमेटो सूप और चीज टोस्ट खाते हुए अपनी फोटो भी डाली। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानते हैं प्रेगनेंसी में टमेटो सूप और चीज टोस्ट खाना कितना फायदेमंद और हेल्दी है। फर्ज कीजिए कोई इंसान 2-3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ रहा है। चढ़ते चढ़ते उसके सीने में दर्द होने लगे, सीने के एकदम बीचों बीच। दर्द बढ़कर जबड़े या कंधे में भी महसूस होने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि ये इशारा है कि दिल में ब्लॉकेज है जो काफ़ी बढ़ चुका है। कई लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने, तेज चलने या भारी सामान उठाने पर सीने के बीच में दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वो ये सब करना बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं, दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसलिए लोग समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो बात पहले ही हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि ब्लॉकेज होने की शुरुआती स्टेज में कुछ महसूस ही नहीं होता, कोई लक्षण ही नहीं दिखते। इसलिए इंसान को पता ही नहीं चलता कि ब्लॉकेज हो चुका है। हमारे देश में होने वाली 31% मौतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। ये द रिपोर्ट ऑन कॉजेज ऑफ डेथ 2021 से 2023 से पता चला है। इसे 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इन मौतों से बचा जा सकता है अगर लोग दिल से जुड़े सिग्नल्स को इग्नोर करना बंद कर दें, क्योंकि दिल तभी सिग्नल देता है जब दिक्कत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से दिल में ब्लॉकेज बढ़ता रहता है और आपको पता नहीं चलता। नतीजा हार्ट अटैक, असमय मौत। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे दिल में ब्लॉकेज क्यों हो जाते हैं, ब्लॉकेज होने पर पता क्यों नहीं चलता, दिल में ब्लॉकेज है या नहीं ये पता करने का क्या तरीका है, अगर दिल में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा और इस ब्लॉकेज से छुटकारा कैसे पाया जाए और इसका इलाज क्या है। सुनिए। हमारा दिल या हमारा हार्ट ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हम हार्ट की वजह से ज़िंदा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है इसलिए हम ज़िंदा है। और जो हार्ट 24/7 बीट होता है उसके लिए अलग प्रकार से ब्लड फ्लो की व्यवस्था की गई है, उसे कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। इस कोरोनरी आर्टरीज में कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, टिश्यू के बढ़ने से ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, कभी कभी उसमें कैल्शियम भी जमा हो जाता है और इससे हमारे हार्ट के मसल्स को जाने वाला ब्लड फ्लो कम होके हमें उसकी तकलीफ हो सकती है। हमारे बॉडी में काफ़ी हद तक एक सस्टेनिंग कैपेसिटी है। हमारे ब्लॉकेजेस 50 से 60% होने तक बहुत बार हमारी बॉडी उसे कॉम्पेंसेट कर लेती है। इसलिए हमें रूटीन डे टू डे एक्टिविटी में हमें ये लक्षण समझ में नहीं आते। मगर कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करता है, जैसे 3 या 4 माले चढ़ जाए या ट्रैकिंग पे चले जाए, तो उस वक्त हमें ये लक्षण दिख सकते हैं। दिल के ब्लॉकेजेस ढूंढने के लिए काफ़ी सिंपल ऐसे टेस्ट है, जिसके उदाहरण लेते हुए ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो सिंपल हमारे हार्ट की दशा दिखाता है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस है क्या, इसमें थोड़ा सा हमें आइडिया आ सकता है। उसके साथ ट्रेडमिल टेस्ट जिसमें हम एक्सरसाइज ECG करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को 8 से 10 मिनट ट्रेडमिल के ऊपर चला के हार्ट को चैलेंज करते हैं और वो ECG के द्वारा हम उसमें उसका रिजल्ट देख पाते हैं। उसके आगे की टेस्ट है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें हम आर्टरी वेन में से एक छोटा इंजेक्शन देते हैं और हमारे हार्ट को रैपिड स्कैनिंग करके उसे कंप्यूटराइज्ड तरीके से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके हम आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है कि नहीं ये देख पाते हैं। इसके आगे की जो टेस्ट होती है, जो फाइनल टेस्ट होती है, जिसे प्रॉपर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें हाथ या पैर के आर्टरी के द्वारा छोटा सा ट्यूब हमारे हार्ट के आर्टरीज तक ले जाते हैं और उसमें से डाई देके हम आर्टरीज को विजुअलाइज करते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस है या नहीं ये देख पाते हैं। हमारे आर्टरीज में जब 60 to 70% के ऊपर ब्लॉकेजेस आना लगता है, तो शुरुआत में जब हम
फास्ट चलते हैं, 2-3 माले सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, या हाथ में कोई वजन लेके जैसे कि थैली में सामान लेके फास्ट चलते हैं, तब हमें छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो दर्द है जो हार्ट के सेंटर में, छाती के सेंटर में आता है, कभी कभी जॉ में आता है, कभी लेफ़्ट या राइट शोल्डर, या कभी ऊपर वाले एब्डोमेन के हिस्से में आ सकता है। और ये लक्षण हम चलते वक्त बढ़ते हैं और थोड़ा रुकने के बाद ये लक्षण निकल जाते हैं। इसे स्टेबल अंजाइना कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में बैठे बैठे भी छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, पसीना आता है, अनईजीनेस होता है, वॉमिटिंग जैसा लक्षण होता है, एकदम थकान जैसा होता है। इसे हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक कहते हैं। हमें पता है कि ये जो आर्टरीज है हमारे हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई देते हैं। अगर कुछ आर्टरी में, एक आधे आर्टरी में ब्लॉक हो गया और आर्टरी में से जाने वाला ब्लड रुक गया तो हमारे हार्ट की मसल को डैमेज हो सकता है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट अटैक कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसमें चेस्ट पेन, स्वेटिंग, अनईजीनेस, कभी कभी हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाना, हार्ट रेट लो हो जाना, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच के उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंफर्म होता है तो इसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें पहला ट्रीटमेंट है जिसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें हम इमीडिएटली पेशेंट को कैथ लैब में व्हील करके उनका एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर ब्लॉक निकला तो उसी समय वो ब्लॉक को क्लियर करके हार्ट के मसल का डैमेज होने से बचाते हैं और पेशेंट की जान भी इससे बच सकती है। इससे आगे जाके पेशेंट को होने वाली तकलीफ भी कम होती है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो होता है जिसमें थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। हमें पता है कि हार्ट अटैक में ब्लड का क्लॉट हमारे आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, और ये थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन जो है वो अगर हम पहले 3 से 6 घंटे में चेस्ट पेन के बाद अगर देते हैं तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करके हम थोड़ा ब्लड फ्लो रीएस्टेब्लिश करते हैं, और फिर ऐसे पेशेंट को बाद में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी लग सकता है, वो हम बाद में आराम से कर सकते हैं। लेकिन जान बचाने के लिए ये 2 उपाय निहायत ज़रूरी है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट तो अलग बात है, लेकिन हार्ट अटैक को प्रिवेंशन करना ये हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट थीम है। इसलिए हमने हमारे हार्ट के बारे में रेगुलर जांच कर लेनी चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल चेकअप, शुगर चेकअप, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, और ज़रूरत पड़ा तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ऐसे टेस्ट हमने रेगुलर बेसिस पे कर लेना चाहिए। हमारे डाइट में ऑयली चीज़ें, बाहर जो डीप फ्राइड फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट में ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ऐसे हेल्दी डाइट को अपनाना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग या 45 to 50 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, ये हमारे सेहत के लिए, हमारे हार्ट के सेहत के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा सॉल्यूशन देता है। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इसमें मेडिटेशन, हॉबीज़ जैसे पेंटिंग, सिंगिंग और लिसनिंग टू द म्यूज़िक, these all things can help you in relaxing, and that also helps in improving heart functioning over the period. देखिए, बात सिंपल है। अगर दिल को बीमारियों से बचाना है तो लाइफस्टाइल सुधारना होगा। हेल्दी चीज़ें खाइए, तली भुनी प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर रहिए, रोज़ कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करिए। हर 6 महीने साल भर में डॉक्टर से सलाह लेकर दिल से जुड़े सारे ज़रूरी टेस्ट करवाइए, ताकि पता चल सके कि कहीं दिल में ब्लॉकेज या फिर कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर जिला, यहाँ बीते 1 महीने में 14 बच्चों की मौत हुई है। सटीक वजह अब तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन डॉक्टर्स का अंदाजा है कि ऐसा अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES की वजह से हो सकता है। ये क्या है बताएंगे आपको, पर पहले पूरी खबर जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 14 बच्चों की मौत हुई उनमें से 1 नागपुर सिटी और बाकी 13 छिंदवाड़ा से थे। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती थे और सबकी उम्र 15 साल से कम थी। डॉक्टर्स का कहना है कि जब इन बच्चों को अस्पताल लाया गया तो सभी को बहुत तेज बुखार था। कुछ ही घंटों के अंदर कई बच्चों की हालत बिगड़ गई। कुछ बच्चे भर्ती होने के 24 घंटों के अंदर बेहोश हो गए। ज्यादातर बच्चों की किडनियों ने काम करना बंद कर दिया।
इससे उनमें पेशाब बनना भी बंद हो गया। बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें डायलिसिस पर रखा गया, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया, पर फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो 13 बच्चों की मौत हुई है, उनमें से 6 परासिया ब्लॉक में हुई हैं। ये सभी बच्चे 3 से 10 साल के बीच थे। फिलहाल इस ब्लॉक को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। अब तक जो टेस्ट हुए हैं उनसे किसी जाने पहचाने वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता नहीं चल सका है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC की टीमें भी जांच के लिए भेजी गई हैं। नागपुर के कई अस्पतालों में अभी भी ऐसे लक्षणों के साथ बच्चे भर्ती हो रहे हैं, इसलिए आसपास के भी कई जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ मामलों को अब एंसेफेलाइटिस के बजाय अक्यूट एंसेफेलोपैथी की कैटेगरी में रखा गया है। एंसेफेलाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन आना, जो आमतौर पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से होता है। लेकिन अक्यूट एंसेफेलोपैथी दिमाग पर असर करने वाले टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों या वातावरण में मौजूद हानिकारक चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। अभी तक ये पक्के तौर पर पता नहीं चला है कि बच्चों की मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है। अभी सभी जांचों के नतीजे आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। अब अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में हमने जाना मेरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES को बोलचाल की भाषा में हम चमकी बुखार कहते हैं। ये शब्द उन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें दिमाग में सूजन आ जाती है। अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होने पर कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अचानक तेज़ बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, कन्फ्यूजन यानी भ्रम होना, दौरे पड़ना, रोशनी से परेशानी होना, बेहोश हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, गर्दन और पीठ में जकड़न होना और ऊंघाई आना। गंभीर मामलों में याददाश्त जा सकती है, मरीज कोमा में जा सकता है, उसे लकवा मार सकता है, देखने, बोलने, सुनने में परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे HIV और एड्स के मरीज़ या जो इम्यूनोसप्रेसिंग दवाइयाँ खाते हैं, उनमें भी एंसेफेलाइटिस, स्पेशली अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होने का खतरा है। भारत में अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होने का सबसे बड़ा कारण जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस है। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, पार्वो वायरस B19, डेंगू और एप्स्टाइन बारे वायरस की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका कारण वायरस ही होता है। जब अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लक्षणों वाला कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे दिमाग का CT स्कैन या MRI। इससे पता चलता है कि दिमाग में सूजन है या नहीं, और अगर है तो दिमाग के किस हिस्से पर असर पड़ा है। स्पाइनल टैप यानी कि लंबर पंचर नाम का टेस्ट भी किया जाता है। इससे हमारे दिमाग के आसपास मौजूद जो फ्लूइड है, CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको जांचा जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं इसमें कोई वायरस या फिर इन्फेक्शन करने वाला कोई एजेंट तो नहीं है जो दिमाग और उसके आसपास सूजन या इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG टेस्ट भी होता है। इसमें मरीज के दिमाग की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, ये चेक करने के लिए कि दिमाग में कोई अबनॉर्मल यानी असामान्य पैटर्न तो नहीं है। दिमाग की बायोप्सी भी की जा सकती है। ऐसा तब किया जाता है जब नॉर्मल इलाज से मरीज की हालत ना सुधरे और कंडीशन बिगड़ती जाए। इसके साथ ही मरीज के ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं। अब बात इलाज की। एक बार अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का कारण पता चल जाए तो उस हिसाब से एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही सूजन कम करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। मरीज को खूब आराम करने और फ्लूइड पीने को कहा जाता है। अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बचाने वाली कोई वैक्सीन तो अब तक नहीं बनी है, पर जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा फैलता है यानी कि जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, उससे बचाने वाली वैक्सीन ज़रूर है। इस वैक्सीन की 2 खुराकें बच्चों को दी जाती हैं, एक 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ और दूसरी जो है 16 से 24 महीने की उम्र में DPT बूस्टर के साथ। देखिए, अगर समय रहते अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का पता चल जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इलाज में देर हो, दिमाग में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या मरीज़ पहले से कुपोषित हो, तब उसकी जान जाने का रिस्क रहता है। कई बार मरीज़ बच तो जाते हैं लेकिन दिमाग पर असर रह जाता है। इससे मानसिक विकास धीमा हो जाता है, चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है, बोलने चलने में भी परेशानी होती है। इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं। 25 अगस्त को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की। अब हाल ही में परिणीति ने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई है। कैप्शन था, मैं डिनर में कभी कभी टमेटो सूप और चीज टोस्ट खाती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रेगनेंसी में अलग अलग चीजें खाने की क्रेविंग्स होना बहुत आम बात है। टमेटो सूप और चीज टोस्ट सुनने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, पर क्या ये हेल्दी भी होता है? इसलिए हमने मणिपाल हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन प्रियंका बादल से पूछा कि क्या प्रेगनेंसी में टमेटो सूप और चीज ब्रेड खाना सेफ है? अगर हाँ, तो इसके फायदे क्या क्या हैं? डाइटिशियन प्रियंका कहती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टमेटो सूप यानी टमाटर का सूप सेफ भी है और हेल्दी भी। टमाटर में विटामिन सी, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाव होता है, शरीर के सेल्स हेल्दी रहते हैं, हाजमा सुधरता है, कब्ज से राहत मिलती है और स्किन में भी निखार आता है। बस ये ध्यान रखें कि 2-3 कटोरी सूप ना पिएं, 1 कटोरी काफ़ी है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जब भी सूप बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक, बटर और क्रीम वगैरह ना डालें। आप अपने सूप में हल्दी, जीरा, अजवाइन डाल सकते हैं। अब बात चीज़ टोस्ट की। चीज़ में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 होता है। कैल्शियम से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। प्रोटीन से मांसपेशियों की मरम्मत होती है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। वहीं विटामिन B12 खाने को एनर्जी में बदलता है। थकान और कमज़ोरी नहीं होती। इससे दिमाग और नसें ठीक तरह काम कर पाती हैं। शरीर में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। चीज़ होने वाले बच्चे की हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए भी अच्छा है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैस्चराइज्ड होना चाहिए। वहीं ब्रेड होल व्हीट या फिर मल्टीग्रेन हो ताकि ज़्यादा फाइबर और एनर्जी मिले। वाइट ब्रेड खाने से परहेज़ करिए। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं चाहें तो दिन में 2 स्लाइस चीज़ टोस्ट खा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप पूरे दिन हेल्दी खाना खाएं। आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे सारे ज़रूरी पोषक तत्व हों। अपनी डाइट में फल, मेवे और बीज भी शामिल करें। रोज़ 7 से 8 गिलास पानी पीजिए ताकि आप सेहतमंद रहें और आपका होने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी रहे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।